प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। थ्योरी के इस पोर्शन में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स समझने के लिए बहुत ही आसान है और इसके लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे अगर डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है और विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई पृष्ठ रख दिया जाए, मान के चलिए ये एक पृष्ठ मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजर रही होंगी उसे हम उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इससे 5 रेखाएं ये गुजर रही हैं, इसलिए इसका विद्युत फ्लक्स 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में यानी कि इस एरिया में किसी पृष्ठ के, यानी ये वाला पृष्ठ है, से अभिलंबवत यानी कि इस तरीके से 90 डिग्री में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यानी इनकी संख्या जो है जैसे 5 यहाँ पे काउंट की है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो ये है विद्युत फ्लक्स। अब यदि विद्युत फ्लक्स में हम इसे फाई से दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चूँकि विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है इसलिए हम इसे ई भी नीचे लिख सकते हैं। तो ये इसका संकेत हो जाता है। अब यदि बात की जाए विद्युत फ्लक्स की और अधिक डिटेल में पढ़ने की, तो अगर हम यहाँ पर धन आवेश हमने लिया है तो ये विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं इस तरीके से, और यदि माइनस लेते तो अंदर की तरफ आती। अब यहाँ पर फ्लक्स को 2 भागों में बांटा गया है। धनात्मक विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं, यानी कि अगर ये पृष्ठ है और पृष्ठ से बाहर की ओर अगर हम इसको दूसरे चित्र में देखें, मान के चलिए ये हमने यहाँ पे पृष्ठ एक लिया इस तरीके से, ठीक है, और इस पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं यदि बाहर की ओर जा रही हैं तो हम इसे बोलेंगे, अगर यहाँ पे लिखा है कि जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक। तो बाहर की ओर जाएंगी यदि तो हम उसे पॉजिटिव विद्युत फ्लक्स मानेंगे, और जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, यानी कि अगर पृष्ठ ये है और यहाँ पे अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे ऋणात्मक। तो अंदर प्रवेश यदि विद्युत बल रेखाएं करती हैं तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक, और यदि उससे बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे बोलते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स। तो ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित इसके 2 प्रकार थे। तो बस यहाँ इनको याद ही करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा आप स्क्रीनशॉट लेके इनको जल्दी से इसको मतलब याद कर लीजिए। इसके बाद इसका आता है विमीय सूत्र और मात्रक। तो इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला जो है उसको देखना होगा। तो फॉर्मूले को देखने के लिए हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसमें एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसे हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, यानी कि फाई बोलते हैं। अब यदि बात की जाए तो ये फाई किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आप जानते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है तो ये रेखाएं और सघन हो जाएंगी, और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है तो ये रेखाएं कम होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर तीव्रता ज़्यादा होगी यानी कि आवेश ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रेखाएं और ज़्यादा सघन हो जाएंगी, और ज़्यादा रेखाएं सघन हो जाएंगी। कब होगी रेखाएं सघन, जब तीव्रता ई क्या हो, ज़्यादा हो। तो तीव्रता ज़्यादा होगी तो ये रेखाओं की संख्या यहाँ पे और बढ़ जाएगी और घनी घनी रेखाएं हो जाएंगी, यानी कि सघन रेखाएं हो जाएंगी। तो अभी यहाँ से इस पृष्ठ से 5 रेखाएं गुजर रही थीं, लेकिन यदि तीव्रता बढ़ा दी जाए यानी कि यहाँ पे और चार्ज रख दिया जाए
तो उसका विद्युत क्षेत्र और बन जाएगा, जिससे रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो 5 की जगह पर अभी इसी पृष्ठ से 10 रेखाएं गुजरने लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है ई पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र यदि बढ़ जाए तो रेखाएं सघन हो जाती हैं या घनी हो जाती हैं, जिससे उसी पृष्ठ से 5 की जगह पर 10 रेखाएं भी गुजर सकती हैं। यानी कि ई जो है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। अब यदि बात की जाए इस पृष्ठ की सरफेस एरिया की, अगर इसका क्षेत्रफल जो है, अगर इस पृष्ठ का साइज बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इसी पृष्ठ में इसका साइज बढ़ा दिया गया है। तो रेखाएं अभी 5 आ रही थीं या 10 आ रही थीं, तो ऐसे में अब उससे ज़्यादा आ जाएंगी। तो एरिया बढ़ा देने से यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा उस पृष्ठ से गुजरेंगी, इसलिए विद्युत फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी रेखाओं की संख्या ही तो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पर 2 बातें समझने लायक हैं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स के कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी तीव्रता बढ़ा दी जाए तो रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे विद्युत फ्लक्स बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा रेखाएं पृष्ठ से टकराती हैं। दूसरी बात, यदि यहाँ पर उस पृष्ठ का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो भी रेखाएं अधिक टकराती हैं, तो रेखाओं की संख्या अधिक हो जाती है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स बढ़ जाता है, यानी सरफेस एरिया पर भी निर्भर करता है, यानी कि ए, या हम इसे एस से भी दर्शा सकते हैं। तो फाई का फॉर्मूला होगा फाई बराबर ई इंटू ए। लेकिन यदि ये सरफेस एरिया किसी ये कोण पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई सीधा पृष्ठ रख दिया जाए तो इससे ज़्यादा रेखाएं टकराती हैं, लेकिन यदि इसी को किसी कोण पर झुका दिया जाए, यानी कि इसको अभी ये ऐसा था, लेकिन इसको यदि हम झुका के ऐसा कर दें, यानी मोड़ दें, जैसे अगर हम इसको इस तरफ धक्का देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसी पृष्ठ से अभी 1 2 3 4 गुजर रही थी, अब केवल ये इस तरफ आ जाएगा, झुक जाएगा। तो ये रेखा जो अभी इसमें टच हो रही थी, अब ये नहीं होगी, क्योंकि इसको झुका दिया गया है। तो एंगल बदलने पर भी विद्युत बल रेखाएं कम या ज़्यादा होती हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स के कम या ज़्यादा होता है। तो ई ए, और चूँकि हम यहाँ पे थीटा भी रहता है, तो इसे हम बोलते हैं कॉस थीटा। तो इस तरीके से फ्लक्स जो है वो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। लेकिन जब कोण ना हो तो हम इसे सिंपल लिखते हैं फाई ई बराबर, यानी कि विद्युत फ्लक्स के बराबर ई ए या ई एस। कभी कभी इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ई एस। ए का मतलब एरिया, एस का मतलब भी एरिया ही होता है, यानी सरफेस। तो क्षेत्रफल ये दोनों का मतलब तो कभी कभी किताबों में अलग अलग भी लिखा रहता है, तो उसमें आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए। अब यदि बात करें इसके मात्रक की, तो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका होता है क्षेत्रफल का मीटर वर्ग। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रति कूलाम को बाद में लिख देंगे, ऊपर का ज्यों का त्यों, जैसे न्यूटन गुणित मीटर वर्ग, इसको ऊपर का ज्यों का त्यों लिख के फिर लिख देते हैं प्रति कूलाम। तो इस तरीके से न्यूटन गुणित मीटर वर्ग प्रति कूलाम, और इसी के आधार पर हम इसका विमीय सूत्र बनाएंगे। तो विमीय सूत्र के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए न्यूटन यानी बल, तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी mL/T-2। इसके बाद मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर और आ जाएगा, क्योंकि मीटर को एल से दर्शाते हैं, इसलिए एल स्क्वायर, और कूलाम का होता है AT। तो हमने इस तरीके से लिखा, लेकिन प्रति लगा है इसलिए गुणा में नहीं होगा, बटे में होगा, तो प्रति लगा देते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, mL/T-2 गुणित एल स्क्वायर, और प्रति का मतलब बटे AT। अब आप समझ गए होंगे कि बटे में क्यों है, क्योंकि प्रति है। देखिए न्यूटन का होता है विमीय सूत्र mL/T-2, ये लिखा, गुणित लिखा है तो हमने गुणा का चिन्ह लगा के, मीटर का होता है L,
इसलिए एल वर्ग, और कूलाम का होता है AT। अब इसका मात्रक कूलाम होता है, इसलिए यहाँ पे हम AT लिखते हैं क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आगे इस बढ़ाएंगे तो L वर्ग है और यहाँ पे L है, तो ये हो जाएगा L घन। 2 की घात ये है और 1 की घात ये है, तो हो जाएगी 3 की घात। इसके बाद t-2 है, लेकिन ये 1t है, तो ये ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा, क्योंकि 1 की प्लस 1 की यहाँ पे मानी जाएगी और ये जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो 1 की यहाँ पे मानी जाती है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो a-1। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ml घन t-3, तो ये लिखा है t-3, लेकिन a यहाँ पे बीच में लिखा है, यहाँ पे लास्ट में लिखा है, तो वो एक ही बात है, a-1 तो a-1, तो ये आ जाएगा विमीय सूत्र। तो इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।